तो सबसे बड़ी गलती लोग हैकेथॉन में ये करते हैं कि वो बहुत ज्यादा कोड पे ध्यान देते हैं। कोडिंग रहती भी नहीं है, कुछ कुछ ऐसे आइडियाथॉन्स जैसे भी रहती है। अगर तुमने जजेस को अपना प्रपोज कर दिया आइडिया, तुम्हें ऐसा कोई नहीं मिल रहा है, तुम्हारे आसपास में कोई ऐसा ह्यूमन ही एग्जिस्ट नहीं करते सपोज तुम्हारे आसपास, फिर भी टेलीग्राम्स पे, डिस्कॉर्ड पे ऐसे चैनल्स Hello everyone, Srujarma here and welcome to the first episode of Nobody Explains It Better. वो बोलते हैं ना कि sit with winners, the conversation is different. तो बेसिकली स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 की एक विनिंग टीम आज हमारे साथ है, जो कि बताने वाली है अपनी सारी सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स टू विन एनी हैकाथॉन। तो अगर आप एक बिगिनर हो और आपको हैकाथॉन के बारे में बिल्कुल कोई आइडिया नहीं कि हैकाथॉन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके हैकाथॉन के रिगार्डिंग सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। बिगिनर्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस हैकाथॉन वर्ड को लेकर, व्हिच इज कंप्लीटली ओके। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आप बताएं कि हैकाथॉन्स होते क्या है। हैकेथॉन एक इनोवेशन कंपटीशन होता है जिसमें आपको एक छोटा सा टाइम फ्रेम दिया जाता है और उस टाइम फ्रेम में आपको एक छोटा सा प्रोडक्ट या प्रोटोटाइप बनाना होता है, जिसमें आप सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों या फिर कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी बना सकते हो। अगर बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट हो और उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिखाया जा सकता तो आप एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी बना सकते हो उस केस में। इसमें एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट होता है जिसमें आपको काम करना होता है। मल्टीपल राउंड्स होते हैं जिसमें एक्सपर्ट जजेस आपके प्रोडक्ट या आपके प्रोटोटाइप को जज करते हैं, आपको चेंजेस बताते हैं और अकॉर्डिंगली आपको आपके प्रोजेक्ट में उसको चेंज करना होता है। जिसका प्रोजेक्ट सबसे इनोवेटिव और सबसे यूजफुल हो और कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, जो उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से मैच करता हो, वो ये कॉम्पिटिशन जीत जाता है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे देंगे ऑलरेडी, तो तुम्हें ऑलरेडी तुम उस पर मतलब वर्किंग स्टार्ट कर सकते हो। तुम्हें प्रॉब्लम स्टेटमेंट पता है तो तुम डायरेक्टली वर्किंग स्टार्ट कर सकते हो। कुछ कुछ हैकाथॉन थीम बेस्ड होती है, तो वहाँ पे थीम्स मेजरली थीम्स होती है AIML, ब्लॉकचेन एंड एप्स, ऐसा थीम्स होती है, या व्हीकल, एनवायरनमेंट, हार्डवेयर, ऐसे थीम्स होती है। तो वो थीम्स में तुमको अपना कुछ आइडिया लाना पड़ता है। तो जैसे तुम फिर इसमें टफ की चैलेंज क्या हो जाता है कि तुम्हें अपना आइडिया लेके आना पड़ता है और ऐसा आइडिया लेके आना पड़ता है कि जो विनिंग आइडिया है। तुम एक सिंपल आइडिया पे काम नहीं कर सकते वहाँ पे, फिर तुम्हें एक अच्छा आइडिया सोचना पड़ेगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में एक बेनिफिट ये है कि तुम्हें पता है क्या है, सारी टीम्स उसी पे काम कर रही है, तो तुम पहले से एक स्टार्ट भी कर सकते हो वर्किंग। और मतलब तुम्हें एक बेनिफिट है कि तुम्हें प्रॉब्लम स्टेटमेंट पता है, पर जहाँ पे तुमको खुद थीम बेस्ड है तो तुम्हें खुद ही सोचना पड़ेगा और सब खुद ही करना पड़ेगा, उसमें आइडिया कहाँ से लाएंगे। ये जैसा आपने बोले कि हम पहले से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो एक्चुअली में ऐसे बहुत लोग, फिर तो ऐसा हो सकता है कि कोई मतलब किसी ने पहले ही किसी और हैकाथॉन में कोई प्रोडक्ट बनाया हो और फिर वो अब दिखाए, तो ये पॉइंट भी ला रहा हूँ। तो ऐसा है कि तुम पहले से स्टार्ट कर सकते हो, पर कुछ हैकाथॉन्स होती है जो हाफ बेक कोड लाने देती है। जैसे स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में तुम हाफ बेक कोड लेके जा सकते हो, पर कुछ हैकाथॉन्स ऐसी होती है कि वो तुम अलाउड नहीं करती। अगर तुमने प्री बिल्ड प्रोजेक्ट लेके आया तो तुम खुद से डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। तो वो लोग तुम्हारा बराबर मॉनिटर करते हैं, तुम्हें एक गिटहब रिपोजिटरी सेटअप करवाएंगे और वो लोग ट्रैक करते रहेंगे और उस सारे गिटहब रिपोजिटरीज की पूरी हिस्ट्री चेक करेंगे। और अलाउड नहीं रहता मेजरली जगहों पे कोड, हाफ बेक कोड या प्री बिल्ड प्रोजेक्ट्स लाना अलाउड नहीं रहता है। SIH में रहता है, क्योंकि SIH में प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑलरेडी पता है, तो तुम एक्सपेक्टेड ही है कि सबने थोड़ा बहुत वर्किंग करके ही रहे होंगे। तो जनरल स्ट्रक्चर यही होता है कि आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशन बनाना है। इसके बाद हैकेथॉन टू हैकेथॉन वेरी करता है कि किस तरह से रूल्स होंगी। सबसे पहले तो कुछ हैकेथॉन्स होते हैं जिसमें इंडिविजुअली आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, कुछ में आप एज अ टीम कर सकते हो। कुछ हैकेथॉन महीने भर चलती है, कुछ हैकेथॉन टाइम बेस्ड भी होती है।
कुछ हैकेथॉन्स डोमेन स्पेसिफिक होती है कि आप AI/ML में ही प्रोजेक्ट कर सकते हो, ब्लॉकचेन में ही कर सकते हो। कुछ हैकेथॉन्स ओपन होती है जिसमें आप अपना कोई भी आइडिया कोई भी डोमेन का ओके, लेकिन हैकेथॉन में कोई क्यों पार्टिसिपेट करना चाहेगा? आई मीन टू से कि हैकेथॉन में पार्टिसिपेट करने पे किसी को क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं? देखो यार, जब अगर हैकाथॉन की बात होती है, सबसे बेस्ट तुम्हारे पास एग्जांपल आता है रेज्यूमे। तुम उस रेज्यूमे में डालो, भले वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना करे, बट इट विल मेक अ डिफरेंस। जैसे कि बात की जाए, हर हैकाथॉन में कुछ ना कुछ पर्क्स मिलते हैं। जैसे अगर स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की बात की जाए तो यहाँ पे तो बहुत पर्क्स है, वो धीरे धीरे करके हम बताएंगे। अदरवाइज लॉस तो कभी नहीं है, बेनिफिट्स हमेशा मिलते हैं इसके। एटलीस्ट तुम कुछ सीख के जाते हो। जरूरी नहीं तुम सिर्फ सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग सीख लो, फॉर लूप, वाइल लूप, ये सब लगा के तुम कुछ कर नहीं सकते जब तक तुम्हें खुद एक सॉलिड प्रोडक्ट ना बनाना चाहो। और सॉलिड प्रोडक्ट बनाने के लिए हमेशा तुमको फोर्स एक हैकाथॉन ही करेगा। ओवरऑल हैकेथॉन से तुम्हें बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिलता है, तुम इंडस्ट्री पर्सन से मिलते हो और तुम्हें ओवरऑल IT के करियर में बूस्ट करने के लिए बहुत हेल्प करता है। जॉब अपॉर्चुनिटीज भी होती है, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी होती है, कैश मनी भी होता है, गुडीज भी होते हैं। उसके अलावा कोई ट्रेनिंग सेशंस भी, बहुत सारे हैकेथॉन में पहले ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, SIH में भी पहले ट्रेनिंग सेशंस होते हैं जो कि वर्चुअली होते हैं। ईथ इंडिया जो हैकेथॉन है जो इथेरियम बेस्ड है, वहाँ पे तो एक दिन पूरा ट्रेनिंग सेशन होता है, तो काफ़ी सीखने के लिए मिलता है और काफ़ी बेनिफिशियल है। हैकेथॉन ओवरऑल तुम्हें सॉल्यूशन ड्रिवन बनाना सिखाती है कि वक्त पर कोई प्रॉब्लम आए और वक्त पर उसे फिक्स कर। जब मैं अपनी फर्स्ट हैकेथॉन देने वाला था तो उससे मेरे मन में भी ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आते थे कि मुझे तो कोडिंग उतने अच्छे से नहीं आती, तो क्या मुझे भी हैकेथॉन में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं। तो ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हैकेथॉन में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या क्या प्रीरिक्विजिट्स होते हैं एक्चुअली में, और ये क्या कोडिंग वगैरह आना क्या ज़रूरी होता है क्या? बात ऐसी है कि बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बिल्कुल वो कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं होते और वो पार्टिसिपेट करते। SIH में इस बार हमारे साथ एक टीम थी जो कि इंदौर से थी। वो जो टीम लीडर था वो फार्मेसी बैकग्राउंड से था, उसको कोडिंग नहीं आती थी, पर उसने वो नारसी मोंजे कॉलेज से था और उसने कंप्यूटर साइंस के बच्चों के साथ टीम बनाई थी और उसने ओवरऑल आइडिएशन प्रेजेंटेशन संभाला था और कोडिंग वो बच्चों ने की थी और वो जूनियर्स थे, वो सेकेंड ईयर के जूनियर्स थे। तो और मेन फायदा सबसे बड़ा ये था, वो फार्मेसी वाले बंदे का सबसे बड़ा फायदा ये था कि उनको उस फील्ड का डीप नॉलेज था कि इंटरनली वो फील्ड कैसे काम करती है। अब वो डोमेन का नॉलेज था उनको, वो डोमेन स्पेसिफिक था। अब जैसे हम सब कोडिंग वाले, हमें नहीं पता था कि हेल्थ केयर कैसे इंटरनली काम करता है। इस चीज में उसको प्लस पॉइंट मिला था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमने अच्छा आइडियाज निकाले थे जो तुम आगे बताएंगे, डिस्कस करेंगे, जो क्यों ऐसा वैल्यू कर गया और हम आगे बढ़ गए। बेसिकली एकदम कोडिंग स्किल रिक्वायर होना एकदम जरूरी नहीं है। आप चाहे अगर अच्छे से कोई डिजाइन कर सकते हो या आप अच्छे प्रेजेंटर हो अच्छे, तो भी आपके लिए वर्क कर जाएगा हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट करना। हाँ, पर कोई हैकेथॉन तो कोडिंग रहती भी नहीं है, कुछ कुछ ऐसे आइडियाथॉन्स जैसे भी रहती है। अगर तुमने जजेस को अपना प्रपोज कर दिया आइडिया, जैसे मेरा एक फ्रेंड था, उसने वीडियोकॉन का एक हैकेथॉन था, वो जीता, पर उनने प्रोडक्ट उनका मतलब उनने सिर्फ एक छोटा वायबल प्रोडक्ट बनाया था और उस पर उन लोगों ने फीचर्स बताए थे कि हम इसमें जैसे वीडियोकॉन का था तो उसमें उन लोग ने बोले कि हम इसमें ग्रुप सिंकिंग डाल देंगे। जैसे एक नेटफ्लिक्स का एक आता है फीचर की जैसे तुम 4 लोगों के पास है तो तुम 4 लोग एक साथ ज्वाइन मतलब एक ही ग्रुप में आ जाओगे और फिर तुम 4 लोग एक साथ मूवीज देखोगे, तो तुम एज अ सेम टाइम कर पाओगे कि हम यहाँ मूवी पे क्या हो रहा है। तो ऐसा मतलब तो उन लोगों ने बोला था कि हम ये लाइव टीवी में भी कर सकते हैं। तो ऐसे मतलब उनने फीचर्स ऐड करते गए, तो जजेस को पसंद आया था। वो सब एक बेसिक प्रोडक्ट बना दिया था उन्होंने, पर बोले कि अगर हमको और टाइम मिलेगा तो हम ये ऐड करते जाएंगे। तो ये भी तुम्हें प्लस पॉइंट दे सकते हैं। और एक चीज़ रहती है कि बहुत सारे लोग मतलब हमने भी एक बार गलती की थी। SIH 2019 में हम लोग ने बेसिक चीज़ों पे ध्यान दे दिया था, मतलब लॉगिन विंडो पे ध्यान दे रहे, लॉगिन वगैरह के ऊपर ध्यान दे रहे। तो उस इसका इतना मैटर नहीं रहता ना वहाँ पे, क्योंकि तुम्हें 5 मिनट्स से 10 मिनट्स का विंडो मिलेगा डेमो देने का और तुम्हें उसमें तुमको इम्प्रेस करना है। तो अगर तुम लॉगिन वगैरह दिखा दोगे तो वो कुछ बेनिफिट नहीं, तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ उतना।
तो तुम मतलब ऐसी चीज़ें मतलब मेजरली हैकेथॉन्स में जो मेन तुम्हारा जो MVP है वो तुम कोड करो, बाकी सब चीज़ें तुम हार्ड कोड भी करोगे तो सब चल जाएगा वहाँ पे। तुम्हारा मोटिव प्रोडक्ट बनाना नहीं, तुम्हारा मोटिव तुम्हारे आइडिया को मतलब ऐसा रियल वर्ल्ड में लाना है। और जो क्वेश्चन था कि बिना कोडिंग आए भी अपन पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्योंकि टीम इवेंट है इसीलिए। अगर सोलो इवेंट रहेगा तो पॉसिबल नहीं रहता है। हाँ, और प्रोडक्ट कोडिंग न आने से मीनिंग ये है कि तुम्हारे पास फिर भी कुछ क्रिएटिव थिंकिंग हो, ताकि तुम प्रोडक्ट डिजाइन में कुछ ऐसा क्रिएटिव पार्ट में हेल्प करो कि जैसे यार ये चीज़ ऐसी दिखनी चाहिए तो बेस्ट लगेगा, ये चीज़ ऐसी कर देंगे तो बेस्ट लगेगा। तो तुम जरूरी नहीं कोडिंग करके ही हेल्प कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट तुम ऐसा सॉल्यूशंस बनाओ जो कोड कोई और करे, तुम्हारी टीम मेंबर, एंड देन वो फाइनली प्रोडक्ट में वो झलके, लाइक वो दिखे कि हाँ यार ये इसने वैल्यू किया। सो इट नेवरदलेस की कोडिंग कंपलसरी है, बट इट इज मैंडेटरी भी नहीं है। तो अगर बेसिकली कोई सीरियस है हैकाथॉन्स को लेकर कि अब उसे पार्टिसिपेट करना है और जीतना ही है, तो सिंस हैकाथॉन एक टीम इवेंट होता है, तो हम इसमें एक अपनी परफेक्ट टीम कैसे बनाएं? तो यहाँ मैं तुम्हें करेक्ट करना चाहूँगा, सारे हैकेथॉन टीम इवेंट पे नहीं होते हैं, कुछ हैकेथॉन इंडिविजुअल्स के लिए भी होते हैं। और दूसरा पॉइंट, जब आप टीम बिल्ड करते हो तब ध्यान रखिएगा कि कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स वाले लोग आपके टीम में है। अगर आप बैकएंड में अच्छा करते हो तो आप ढूंढिए कि कोई फ्रंट एंड में भी अच्छा करे, कोई डेटाबेसेस में काम करे, कोई AIML, अगर AIML की स्किल्स ला सकता है तो AIML की स्किल्स लाए। अगर कोई बहुत अच्छा प्रेजेंटर है, ओरेटर है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग है जो आपको हेल्प कर सकती, तो आप उनको भी टीम में लाइए। तो ध्यान रखिएगा कि आपकी स्किल्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे। जिस टाइम पे हमने टीम बनाई थी तब हमने जिज्ञासु को इसलिए लिया था क्योंकि जिज्ञासु का डिजाइनिंग में काफी अच्छा हाथ है, फ्रंट एंड डिजाइनिंग करता है। निखिल मिडलवेयर पे ज्यादा काम करता है, गौरव फ्रंट एंड में काम करता है, मैं खुद बैक एंड में काम करता हूँ। तो इस तरह से अश्लेष AIML करता है, मानसी के भी कोई स्किल्स है, वो रिएक्ट वगैरह में काम करती है। तो उस तरह से हमने टीम बिल्ड की थी जिसमें पूरी टीम एज ओवरऑल एक IT इंडस्ट्री लगे। और एक और चीज है, कोई टीम परफेक्ट नहीं होती है। अगर तुम इंडिविजुअल हो, तुम ऐसा कोई नहीं मिल रहा है तुम्हारे आसपास में, कोई ऐसा ह्यूमन ही एग्जिस्ट नहीं करते सपोज तुम्हारे आसपास, फिर भी टेलीग्राम्स पे, डिस्कॉर्ड पे ऐसे चैनल्स है, ऐसे जगह है जहाँ पे तुम टीम मेंबर सर्च कर सकते हो। थोड़ा मेहनत करो, तुम जिस पर्टिकुलर इवेंट के खोज रहे हो ऐसा कुछ ना कुछ टेलीग्राम ग्रुप या डिस्कॉर्ड ग्रुप कहीं ना कहीं कुछ होगा जहाँ लोग ऑलरेडी सीख करते हैं ऐसे मेंबर्स कि यार मुझे कोई मैं अकेला हूँ, मुझे कोई टीम में ले तो एंड्रॉइड डेवलपर चाहिए, वेब डेवलपर चाहिए, अपने आप को प्रपोज करो कि मुझे ऐसा। हाँ, हैकाथॉन्स तो मेनली ऑफलाइन ही कंडक्ट करवाए जाते हैं, बट जैसा कि अभी पैंडेमिक की वजह से ऑनलाइन हैकाथॉन बूम पर है, तो अगर एक छोटा सा कंपैरिजन हो जाए ऑनलाइन हैकाथॉन वर्सेस ऑफलाइन हैकाथॉन्स। नाउअडेज ऑफलाइन ऑनलाइन हैकाथॉन्स भी चालू हो गई है, पर ऑनलाइन हैकाथॉन्स में ऐसा कोई मज़ा नहीं आएगा और आलस ज़्यादा आएगा। पर ऑफलाइन में जो वो एक वाइब नहीं आती, तुम एक नई जगह पे जाओ। अगर ऑफलाइन अगर टीम के साथ गए तो वाइब अलग होती है, लेकिन ऑनलाइन में वो वाइब मुझे मिसिंग लगी। मैंने भी अभी एक हैकाथॉन दिया था, वो वाइब मिसिंग लगी मुझे। जैसे तुम ऑफलाइन में तुम्हें सेंटर मिलेगा या तो बैंगलोर वगैरह मिलते हैं जनरली प्राइवेट हैकाथॉन्स के, तो तुम वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे तुमको मतलब ऑफलाइन में तुम्हें गुडीज वगैरह भी मिलेंगे, और तुम्हारा मतलब ऐसा अगर तुमको कनेक्ट भी करना है लोगों के साथ तो तुम्हारा ज़्यादा चांस, मतलब ज़्यादा लोग तुम्हें कनेक्ट करने को मिलेंगे, और मतलब तुम ऐसे बॉन्डिंग भी कर सकते हो, नए फ्रेंड्स बना सकते हो। और एक मतलब ओवरऑल ऑफलाइन हैकाथॉन्स इज़ फार मोर बेटर देन ऑनलाइन हैकाथॉन्स। ये बात तो सही है, उसमें तो एग्री करूंगा मैं। पर इसका एक एडवांटेज भी है कि आप ऑनलाइन हैकाथॉन अभी अगर पार्टिसिपेट कर सकते हो तो आप ज़्यादा हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट कर पाओगे। ये भी एक फ़ायदा होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द हैकाथॉन जनरली बैंगलोर में ही होते हैं और हर महीने पे एक हैकाथॉन होता है, और आप अगर बैंगलोर के आसपास नहीं रहते हो तो आप हर महीने तो ट्रैवल नहीं कर पाओगे। तो अगर ऑनलाइन हैकाथॉन्स होते भी हैं और अगर आप घर बैठे उसमें पार्टिसिपेट कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं ये भी एक एडवांटेजेस ही है, क्योंकि ओवरऑल आपको आपका पूरा खर्चा उठाना पड़ता है, आपका ट्रैवलिंग का, आपका रहने का, मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपको खुद को ही सेल्फ फंड करनी पड़ती है।
ऑफलाइन में हार्डली ही कुछ ऐसे हैकाथॉन्स है जो तुमको रिएम्बर्स कर देती है ट्रैवल का या फिर रहने का कुछ जुगाड़ कर सकती है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं होते। टीम को खुद का ही देखना पड़ता है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जहाँ भी तुमको नोडल सेंटर अलॉट करती है, तो हमें स्लीपर क्लास से सिर्फ वहाँ तक जाने का मिलता है पैसा और आने का मिलता है, और वहाँ पे स्टे के लिए जो वहाँ का जो भी इंस्टीट्यूट है वहाँ का हॉस्टल मिल जाएगा, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं। और उसके अगर तुम कुछ भी अगर खुद से एक्सपेक्ट करते हो कि मैं ये करके ऐसे करके जाऊँ, तो तुम भूल जाओ, तुम्हें 1 रुपये भी मिलने वाले। ये सबसे बड़ी हैकाथॉन है। इससे जो छोटी हैकाथॉन होती है उसमें तो शायद ही कुछ भी नहीं मिलता। तो बेसिकली हैकाथॉन कल्चर ऐसा है कि इस हैकाथॉन्स वीकेंड्स पे होती है, सैटरडे संडे। तो बैंगलोर में तो मतलब आई अज्यूम कि ऐसा ही कल्चर है कि लोग वर्किंग रहते हैं और सैटरडे संडे कुछ इंटरेस्टिंग करने के लिए हैकाथॉन्स में पार्ट ले लेते हैं। थोड़ा सा सिली क्वेश्चन है, बट एनीवे, इज देयर एनी सिस्टमैटिक वे टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन द हैकाथॉन? क्या ऐसी कोई सिस्टमैटिक वे है? इसका आंसर मैं पहले दूंगा। देखो, अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिले, डायरेक्ट कभी नहीं कूदना सॉल्यूशन के लिए। तुम बैठ जाओ पूरी टीम लेके, 6-7 जितने भी लोग हैं, तुम एक नोटबुक निकालो और कम से कम 2 घंटे तक फालतू की बकर करो कि क्या क्या कर सकते हैं, XYZ बोर्ड पे तुम मार्क करो। मुझे याद है अपन हमने क्लास एक खाली थी हमारे कॉलेज की, हम सब के सब 6 लोग बैठे एक जगह पे, मतलब जो होता है सब दिमाग से सब कचरा निकालो, जो समझ में आ रहा है, जो लिंक कर रहा है, सब बैठ के पेपर पे लिख डालो, और 2-3 घंटे के बाद तुम खुद ऐसे सॉल्यूशंस तुम्हारे पास निकल के आते जाएंगे धीरे धीरे, तो तुमको लगेगा ये चीज ना वो से बेटर है, वो अकेले सोची थी ना वो बकवास है, वो अकेले सोचने में कुछ नहीं होता है। हाँ, वो मैंने भी एक्सपीरियंस किया हुआ है। नहीं, वो कुछ सेंस नहीं बनता, कुछ नहीं सेंस नहीं बनता। अच्छा चलो, ऑफलाइन का टाइम था, चलो साथ में थे, तुम ऑनलाइन हो, मीट पे बैठो 1 घंटा बैठो, 2 घंटा बैठो, और जितने आइडियाज आते सब पेपर पे लिखो। सबसे पहला काम तो ये है। उसके बाद गौरव, अथर्व तू बता। ये सबसे पहले आपको जब स्टेटमेंट मिलता है तब आप स्टेटमेंट का ब्रेक डाउन करें और पॉइंट्स निकाल ले कि हर स्टेटमेंट में कितने पॉइंट्स है, क्योंकि स्टेटमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। स्टेटमेंट ऐसा भी हो सकता है कि क्रिएट अ सर्टिफिकेशन सिस्टम यूजिंग ब्लॉकचेन, ये भी हो सकता है, या बहुत बड़ा एक फुल पैराग्राफ भर एक स्टेटमेंट भी हो सकता है। तो सबसे पहला काम है कि आप स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन कीजिए कि स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें हमें ऐड करनी है। फिर सेकंड स्टेप होती है कि आप सेंट्रल आइडिया पे काम करें कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और उसका एक्चुअल सॉल्यूशन क्या है। तो आप सेंट्रल आइडिया में इनोवेशन डालिए कि किस तरह से, पहले तो केस स्टडी और सिस्टम स्टडी कर दीजिए कि एग्जिस्टिंग क्या है। जैसे आप है तो आप रिसर्च कीजिए कि टेंडरिंग कैसे काम करती है गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, कौन से सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, क्या उसका एक्चुअल ड्रॉबैक है, और उनको सॉल्व करने के लिए एक सेंट्रल सॉल्यूशन लाइए। उसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी मत लाइए, क्योंकि इतना आपको दिखाने का टाइम ही नहीं मिलने वाला। 10 या 15 मिनट आपको जजेस को दिखा सकते हैं। एक बहुत जनरल डाउट रहता है सबको कि क्या थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज या फिर APIs का यूज करना अलाउ होता है हैकाथॉन में, या फिर कैसा? तो अगर तुमको कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसमें OCR तुमको इम्प्लीमेंट करने के लिए बोला है और तुम इसमें अगर कोई इनबिल्ट लाइब्रेरी यूज कर रहे हो OCR करने के लिए, तो डेफिनेटली कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे बहुत डिपेंड करता है कि किस तरह से तुम इम्प्लीमेंट करते हो। तो अगर तुम्हारा स्टेटमेंट ही है उसमें एक OCR सिस्टम बिल्ड करना है, तो तुम्हें उसको बाय द कोर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा जैसे वो वर्क करता है। भले ही तुम कुछ अल्फाबेट्स के लिए ही करो, चलेगा वैसा, पर जो जनरल प्रैक्टिस होती है वो यूज करके उसको बनाना पड़ेगा। हाँ, और अगर कहे जाए तो अगर मॉड्यूल्स में अपन ब्रेक डाउन करें ना, तो माइनर मॉड्यूल्स अगर हैं तो वी कैन यूज अदर थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस, बट जो मेजर जिसके ऊपर डिपेंड करने वाला है, जो सेंट्रल आइडिया है, वो कभी भी कहीं से उठाने का नहीं, वो खुद से कोर बिल्ड खुद ही करना है। उसके उसके अलग से फीचर्स जो है तुम अलग से कहीं से भी ले आओ, ऑथेंटिकेशन तुम कहीं से ऑलरेडी बने हुए OAuth ले आओ, ठीक है। और अगर जैसे कहीं कुछ सेंसर्स की रीडिंग लेनी है, बट तुम्हारा अगर प्रोजेक्ट कुछ और चीज रिलेटेड है, तो तुम सेंसर्स की रीडिंग के लिए कहीं और से वैल्यूज ले सकते हो। बट इट इज क्या बोले, प्रेफरेबल यही है कि अगर तुम्हारा कोर आइडिया है वो खुद ही बिल्ड हो, एंड छोटे छोटे मॉड्यूल्स तो कहीं से भी आ सकते हैं। और ओपन सोर्स, मोस्ट ऑफ द चीजें ओपन सोर्स यूज करने का देखो, क्योंकि इंडस्ट्री को ओपन सोर्स लगता है, उनको डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। तो अगर तुम
हाँ, अगर तुम इंडस्ट्री का प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम कर रहे हो तो ध्यान रखिए कि आप ओपन सोर्स चीजें ज्यादा यूज करें। अगर आप गवर्नमेंट के लिए प्रपोज कर रहे हैं तो आप थर्ड पार्टी यूज कर सकते हो। सिंस आपकी टीम ने एसएच के सारे स्टेजेस क्लियर किए हुए हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि वहाँ हैकेथॉन्स में जजेस हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब ग्रेडिंग किस बेसिस पे करते हैं वो हमें वहाँ पर। तो जो तुमने जजेस का क्वेश्चन पूछा था कि जजेस कैसे ग्रेडिंग करते हैं, तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि हर जज एक जैसा नहीं सोचता है। हर जज का अपना पर्सपेक्टिव होता है, वो सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से तुम्हें जज करता है। कोई अगर टेक्निकल व्यक्ति है जो किसी कंपनी का सीटी हो तो वो स्केलेबिलिटी पे ज्यादा ध्यान देगा, ना कि तुम्हारे जो तुमने फीचर्स यूज किए या फिर तुमने जो टेक्नोलॉजी यूज की है। वो देखेगा कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे जो सॉल्यूशन बना है वो स्केलेबल है। स्केलेबल प्रॉब्लम सेटर है, वो कोई और पर्सपेक्टिव से भी तुम्हें जज करेगा, और एकेडेमिया से है कोई तो वो अलग वे से तुम्हें जज करेगा। अभी रिसेंटली मैंने भी एक हैकेथॉन में पार्टिसिपेट किया था, तो बेसिकली उसमें हमने सॉल्यूशन तो ठीक ठाक प्रपोज किया था, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम हम उस सॉल्यूशन को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाए थे। तो बेसिकली हमारे लिए कुछ पर्सनल टिप्स प्रेजेंटेशन की रिगार्डिंग। उसमें प्रेजेंट करने से ज्यादा क्या प्रेजेंट नहीं करना उस पर ज्यादा वेटेज देना चाहिए, क्योंकि 10 मिनट होते हैं और जाती है। 10 मिनट में तो बहुत छोटी सी चीज दिखाई जा सकती है, क्योंकि आपको थोड़ा सा देखो, विजिटर्स भी आते हैं हैकेथॉन में। कोई लोग रहते हैं जो आप पता नहीं है कि वो जजेस है या नॉन जजेस है, तो उनको आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट में भी समझाना पड़ता है कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। कोई जजेस ऐसे भी आते हैं जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ के नहीं आते, तो आपको उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी समझाना है, फिर आपको अपना सॉल्यूशन समझाना है और सॉल्यूशन दिखाना भी है। तो इसमें आपको डिसाइड करना है कि कौन सी चीज आपको कब दिखानी है, किस तरह से प्रेजेंट करनी है, उसमें बहुत ज्यादा वेटेज होता है। बराबर, क्योंकि सिर्फ 10 मिनट का शॉट है, उसमें से मान के चलो 2 मिनट तुम्हारे सिर्फ प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताने और क्या सॉल्यूशन प्रपोज्ड है वो बताने में चले जाते हैं। तो बचे 8 मिनट पे तुमको यही डिसाइड करना है कि क्या नहीं बोलना है, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोजेक्ट बहुत बड़े हो जाते हैं और एक टाइम के बाद तो हम सिर्फ फिल्टर ये कर रहे थे कि यार ये चीज़ हटा देते हैं, ये चीज़ नहीं बोलेंगे, ये चीज़ दिखा देंगे, ये चीज़ नहीं दिखाना है। इवन हमने तो कई बार मतलब कुछ ऐसे पार्ट्स थे जो चीज़ जिसको टाइम लग रहा था, तो हमने रिकॉर्ड करके रखे थे कि ये चीज़ हम रिकॉर्डिंग दिखा देंगे, कि क्योंकि टाइम फ्रेम बहुत छोटा है, बहुत छोटा 2 मिनट का, तो मतलब उतने कम टाइम फ्रेम में तुमको हर चीज़ रेडी रखनी है, प्रेजेंटेशन जो हैंडल कर रहा है कंप्यूटर पे। सो यार वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि इनकी हैकेथॉन जर्नी का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। सो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है हैकेथॉन के रिगार्डिंग, सो डू लीव डाउन कमेंट बिलो, या फिर मैं इन सब की लिंक्डइन आईडीज और पोर्टफोलियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा नीचे। आप चाहे तो इनसे डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, हमारे जिज्ञासु भैया का भी यूट्यूब चैनल है, मैं नीचे लिंक दे दूँगा, सो प्लीज़ डू चेक इट आउट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। सूरज वीटी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।